अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डेली पाकिस्तान ऑनलाइन की जानिब से आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ जिगर की पैवंदकारी का बहुत बड़ा नाम मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गुप्ता। इनका ताल्लुक इंडिया से है। BC रॉय अवार्ड इंडिया का इनको मिल चुका है, जो कि सबसे बड़ा एजाज़ है भारत में। और ये वो शख्स हैं जो इस खित्ते में जिगर की पैवंदकारी लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। सर, कैसा लगा है आपको? बहुत दफ़ा हम देखते हैं पाकिस्तान में, आपने पाकिस्तान के ट्रांसप्लांट को बड़ा सपोर्ट किया है। इंडिया में और पाकिस्तान में मसाइल एक जैसे हैं। पाकिस्तान इंडिया में ऑलमोस्ट हर 7वां-8वां शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है। जीनोटाइप्स फ़र्क हैं, लेकिन हम जो है अल्टीमेटली सिरोसिस होती है और जिगर की तब्दीली। कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आज के दिन में जो लाइफस्टाइल है, इसमें लिवर डिजीज़ तो बढ़ता ही जा रहा है। और पहले जब हम लोग छोटे थे तो लोग लिवर डिजीज़ से मर जाते थे। मैं भी खुद बाहर गया ट्रेनिंग के लिए, और कभी मैं सोचा नहीं था कि इंडिया में भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। इनफैक्ट बड़े लोगों से इस बात में लड़ाई भी हुई। मैंने कहा इंडिया में जैसे गरीब देश में तो हो ही नहीं सकता। पर ग्रेजुअली वहाँ इंग्लैंड में थोड़े साल रहने के बाद जब मुझे लगा कि इंडिया में रहना ही बेहतर है रादर देन बाहर के मुल्क में रहना, तो जब वापस इंडिया में तो एक ड्रीम था कि यहाँ पे भी लिवर ट्रांसप्लांट शुरू करना है। और इसके लिए हम लोगों ने गंगाराम अस्पताल से शुरू किया 2001 में। बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, और पेशेंट्स भी नहीं तैयार होते थे, और सब ये कहते थे लिवर एक ही है, अब कोई लिवर डोनेट कर देगा तो डोनर कैसे बचेगा। और शुरुआत में ये जो टेक्निक्स हैं ये डेवलप हुए थे जापान और कोरिया में। और जापान और कोरिया में अगर आप जाएं तो आप सब कुछ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे हो रहा है ये भी हम सीख नहीं पा रहे थे। तो ग्रेजुअली 2001 से 2005 में काफ़ी मेहनत के बाद इसके सारे जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं इस ऑपरेशंस के पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, तो ये हम लोगों को समझ आए। उसके बाद ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी बहुत इम्प्रूव हुए। तो उस दौरान पाकिस्तान से भी लोग इंडिया आने लगे ट्रांसप्लांट के लिए, और बहुत लोग नहीं आ पाते थे, और बहुत लोगों का आने की तैयारी से डेथ हो जाता था। तो उसके बाद हमारे फ्रेंड्स हैं, जब हम इंग्लैंड में थे तो बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर नियाज़ अहमद जिनसे भी आप मिले भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने हेल्प करना है। तो डॉक्टर नियाज़ से मेरा आज से नहीं 1992 से संबंध है, बहुत ही क्लोज है। तो फिर उस चक्कर में फिर ग्रेजुअली शेख जायद से शुरू हुआ हम लोगों का कोऑपरेटिव वर्क। तो वहाँ की टीम को ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने डाउ मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या जो कराची में जो हमने सीखा। और फिलहाल हम कोशिश करें कि इस्लामाबाद में शिफा तो है ही है, पर शिफा इतना लोड तो संभाल नहीं सकता जितने, तो अभी कैद आज़म में भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं करने के लिए। और वहाँ आप आके ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं और लोगों की हेल्प। ये बताएं कि इंडिया बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं, देर आर लॉन्ग लिस्ट। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतने अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं हुए जितने लोग इंडिया जाके ट्रांसप्लांट आपके हाथों से करा के आ चुके हैं। इंडिया में ट्रांसप्लांट पाकिस्तान से आधी कॉस्ट में, यानी 35-40 लाख में रफली, इससे भी कम में ट्रांसप्लांट हो रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी तक 50-60 लाख पे पाकिस्तानी पे खड़ा है। इसकी क्या वजह है? एक तो शायद कुछ मेडिकल सप्लाईज यहाँ नहीं बनते हों तो उसको इंपोर्ट करने में कॉस्ट आता होगा। पर जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी तक इफेक्टिव कंपटीशन नहीं है, वैराज इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली शहर के अंदर कम से कम अभी 15 लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, और पूरे कंट्री में तो आई थिंक कम से कम 40-50 ट्रांसप्लांट्स हो गए। ओनली इन दिल्ली यू हैव 15 ट्रांसप्लांट सेंटर्स, जबकि पाकिस्तान में अब तक 2 या 3 जेन्युइन ट्रांसप्लांट सेंटर्स, जिनमें से कामयाब सिर्फ 1 जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या है कि जब इतना ज़्यादा, आज के दिन में देखिए जब कार्डियक बाईपास सर्जरी इंडिया में शुरू हुआ था तो उस समय कॉस्ट होता था 3 लाख, और आज के दिन में एक बाईपास सर्जरी 2.5 लाख में हो रहा है इंडिया में। तो ऑब्वियसली शुरुआत में कोई भी प्रोसीजर जब शुरुआत में होता है तो उस समय एक्स्ट्रा कॉस्ट लगते हैं, बिकॉज आपको लोकली चीज़ें उसके भी अलावा आपको पता नहीं होता है, तो आप एक्स्ट्रा टेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है तो आपको तुरंत समझ जाते हैं पैटर्न देख के कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये दवाई दो ठीक हो जाएगा। शुरुआत में टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं,
उससे भी कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आई थिंक थोड़े दिन के बाद प्रोसीजर जब स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो कॉस्ट कम हो जाता है। ये बताएं, इस टाइम इंडिया में बहुत सारे ट्रांसप्लांट यूनिट हैं, आप पाकिस्तान के ट्रांसप्लांट के पायनियर्स में आते हैं, आप उन लोगों में हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट शुरू करवाया। कहाँ देखते हैं आज पाकिस्तान के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को? आई थिंक यहाँ पे तो अभी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट शिफा से ही अब बहुत लोग ट्रेनिंग होकर अब वहाँ से निकलेंगे। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ, जैसे इंडिया में हम लोग गंगाराम में शुरू किया हम लोगों ने, किसी आप ट्रेनिंग को लेके अगर वो हर एक साल 200 ट्रांसप्लांट दे, तो 4 साल में उसने 800 ट्रांसप्लांट देख लिया, तो वो थोड़े दिन के बाद वो अपने आप ही ट्रांसप्लांट करने लग जाए। तो यही होगा, यहाँ से ही सब सेंटर्स खुलेंगे और जगह जगह हर एक सिटी, हर एक शहर में ट्रांसप्लांट होएगा। सर, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूंगा, बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे अभी फेलोशिप्स ग्रो कर रही हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी सर्जन्स ऐसे हैं या पाकिस्तानी फिजिशियंस ऐसे हैं मेरी तरह जो इंडिया आना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या आप लोगों के पास कोई इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मौका? इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको ये इनकरेज करता है, और हमारे पहले लोग आ चुके हैं। शेख जायद की टीम भी आई थी पहले, फिर डॉक्टर डोगर जो कैद आज़म है वो भी हमारे पास आके 6 महीने में रह के गए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कुछ आई थिंक पाकिस्तानी लोगों को डर लगता है कि वो इंडिया जाएंगे तो उनके साथ सलूक ठीक से नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कोई कह भी नहीं सकता, वो आप तो एकदम सब लोगों को मिल जाए, कोई कह भी नहीं सकता कि ये इंडिया से है या पाकिस्तान से। और बिहेवियर भी लोगों का बहुत अच्छा है, तो जवान भी एक है, खाने पीने में तो कोई पर जाने से पहले जो पहले नहीं गए हुए इंडिया वो थोड़ा डरते हैं। और जब मैं पहली बार कराची गया था तो मेरे वाइफ और बच्चे सब बहुत परेशान थे, क्यों जा रहे हो? पर जब मैं घूम के वापस आया तो मैंने कहा कि मैंने यही है कि, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि मुझे भी जाना है। तो ऐसे ही होगा, बिना गए तो आपको तो कुछ मीडिया को देख के आपको लगेगा कि वहाँ तो बिल्कुल सब पाकिस्तानी को देखते ही सब टूट पड़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वी आर लाइक अ फैमिली, हम दोनों जो है ख़ानदानों की तरह हैं, बीच में एक लकीर है, वो एक डिवीजन है, लेकिन ये है कि वी आर लाइक अ फैमिली। इसीलिए आपके दिल में दर्द जागा और आपने जहाँ उधर ट्रांसप्लांट लेके आए तो हमारे मुल्क में भी साथ आपने हेल्प की। बहुत सारे, सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, बहुत सारे पाकिस्तानी जो आपसे ट्रांसप्लांट कराते हैं या कराना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, फॉलोअप्स का क्या होता है कि वो दोबारा चेकअप कैसे कराते हैं? फॉलोअप का बड़ा सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम हम लोगों का। इनफैक्ट हम लोगों का ग्रुप का जो खासियत है फॉलोअप में क्या होता है कि हम इनको चार्ट बना के देते हैं, वो उसमें इनको सिखाते हैं कि चार्ट को फिल कैसे करना है, दवाई का डोज इसमें लिखना है, वेट लिखना है, और उसके बाद हम उनको मेल से ही रोज कम से कम एटलीस्ट 20-30 फॉलोअप 20 साल से ट्रांसप्लांट कर, रोज एवरी डे 20 to 30 लोगों का मेल मैं रिप्लाई करता हूँ। तो उसमें बताता हूँ कि किसी को छोटी सी, और आप खुद पर्सनल रिप्लाई करते हैं और कोई असिस्टेंट नहीं। सर ये बताएं, इंडिया है, पाकिस्तान है, आपने क्योंकि बाहर की दुनिया देखी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट अवेटिंग लिस्ट है। मैं यहाँ नाजरीन को बताता चलूँ, दुनिया में 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक लिविंग डोनर है, आपका कोई रिश्तेदार जिगर का टुकड़ा दे देता है, वो लग जाता है और वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता है और आपका भी वो जिगर ग्रो कर जाता है जिसको जिगर लगना होता है। एक कैडावेरिक ट्रांसप्लांट होता है जो बाहर की दुनिया में बहुत कॉमन है, जिसमें जो वफात पा गया होता है या मौत का कैदी होता है या किसी भी वजह से उसका एक्सीडेंट में पा जाता है, ब्रेन डेथ हो जाती है, तो वो ऑर्गन अतिया कर देते हैं, आज़ाद दे देते हैं, वो पूरा का पूरा जिगर लग जाता है। ये चीज़ अभी तक एशिया में नहीं आई। तो ये सवाल मैं गुप्ता साहब से करूँगा कि क्या हम इतने मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि हमारी दोनों की कौमें ऐसी हैं जो खून देते हुए भी 10 दफ़ा सोचती हैं कि कुछ हो ना जाए। मिट्टी में ले जाने से कब्र में जिगर जो गल जाता है या फिर शमशान घाट में जो जल जाता है, उससे बेहतर है डोनेट कर दिया जाए। तो कैडावेरिक ट्रांसप्लांट का क्या फ्यूचर है? अच्छा, इसका बड़ा अच्छा सवाल है और ये किसी न किसी दिन तो आएगा। मेन जो हमारे मुल्क में, इंडिया में जो प्रॉब्लम है, इंडिया में ये प्रॉब्लम ये है कि कोई आप अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर जो एनोनिमस डोनेशन आपने किसी डोनेट कर दिया, आपको पता भी नहीं चला आपका ये कहाँ गया, तो लोग उससे थोड़ा कल्चरली या वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं
कि एनोनिमस डोनेशन के लिए, जैसे बाहर के मुल्क में ब्लड डोनेशन होता है, कैंप्स में होता है, पर इंडिया में और आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ये होता है, कोई बीमार भर्ती हो तो उसके सारे रिश्तेदार आके देते हैं, वैसे बाहर के मुल्कों में एनोनिमस डोनेशन होता है। कोशिश होती है कहीं से खरीद लें, वो तब भी तैयार नहीं होता। तो एक तो ये, और दूसरा ये भी है कि लोगों का जनरल फीलिंग ऑफ एल्ट्रुइज्म, मतलब दूसरे की भलाई करने की तभी कोशिश आपको होगी जब आपके लिए कोई भलाई कर रहा हो। तो बाहर के मुल्कों में तो स्टेट है, हेल्थ टोटल फ्री इंश्योरेंस में है, रोड सेफ हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सेफ है, तो कोई बाहर से आपके लिए कर रहा है तो आप भी ओब्लाइज्ड होते हैं कि आप भी दूसरे के लिए करेंगे। पर यहाँ पे जब सब कुछ आप नहीं देखना है, आपको बीमार हो, आपने खुद उसको पकड़ के, एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, आप उसको खुद पकड़ के लेके जाएंगे, कोई आपको तंग कर रहा है तो आप खुद पुलिस के पीछे, तो एक आई थिंक जनरल बोथ ईस्ट और वेस्ट सोसाइटी बहुत ही फर्क है। इसलिए यहाँ पे हम अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर एनोनिमस डोनेशन जिसमें किसको वो ऑर्गन जा रहा है, किसको जाएगा, वो नहीं होगा। दूसरा एक और प्रॉब्लम है विच इज कि अभी तक ना जो ब्रेन डेथ पेशेंट होता है, तो हमारे इंडिया तो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी तो हम अपने कोई बाबा जी से मिल के आते, वो तो कह रहे हैं अभी तुरंत जाएंगे, बिकॉज वो देखने से तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, केवल वो वेंटिलेटर पे होते, वैसे तो बहुत पेशेंट होते हैं, तो वो सोचते हैं तो बस कोमा में, तो ब्रेन डेथ है नहीं, इसलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर जो टेक्नोलॉजी भी आ रही है जैसे नॉर्मोथर्मिक परफ्यूजन, तो डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ में मैं सोचता हूँ उसमें आगे बढ़ेंगे। दिल प्रिजर्व्ड है तो तब मतलब एक दो तरह से डोनेशन है, एक है डीबीडी, डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ, ये सबसे अच्छा रहता है। ये यूजुअली यंग लोग होते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गए, इनको अस्पताल लेके टाइमली तो पहुंच गए आप, पर तब तक आपको हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो गया या इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, ये बेस्ट डोनर्स होते हैं। पर इसके अलावा आज के दिन में इंडिया में तो आजकल कहते हैं कि नेचुरल डेथ और नेचुरल बर्थ है नहीं, सब कुछ अस्पताल में हो रहा है, तो मोस्ट डेथ सब तो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं इंडिया में। तो इनमें से काफी परसेंटेज ऑर्गन्स इस वक्त फैमिलीज आ रही हैं डोनेशन करने के लिए, पर इस वक्त टेक्नोलॉजी इतना ये नहीं है कि हम किसी के डेथ के बाद हम तुरंत से लिवर ले लें, पर ये नए नए मशीन्स आ रहे हैं जिसको हम नॉर्मोथर्मिक परफ्यूजन करें, तो इस लिवर को हम निकाल के मशीन में लगा दें और वो फिर वायबिलिटी आ जाती है इस ऑर्गन में, फिर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, बड़ा ये लोगों के लिए आम होता है, मतलब एक बंदा है, उसका जिगर खराब हो गया, अब ना उसका भाई है, ना भतीजा है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है जो जिगर दे सके, उसकी जेब में पैसा भी है वो ट्रांसप्लांट। अब इस पे आ जाते हैं इंटरनेशनल रूल्स, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटीज़ हैं और ये सारा कुछ है। आप इस पे क्या कहेंगे, क्या ये रूल्स इंटरनेशनली जो चले आ रहे हैं कि कोई भी अतिया नहीं कर सकता ऑर्गन अपने ब्लड रिलेटिव के अलावा, क्या इनमें आप देखते हैं आने वाले सालों में नरमी आएगी, ये देखते हुए कि इतना ज़्यादा ट्रांसप्लांट लोड है और मरीज मर जाते हैं? इसमें आपको मैं बताऊं, कोई मरीज तो अपने आप, बीमार मरीज तो अपने आप अस्पताल पहुंच नहीं सकता, उसको लेके तो रिश्तेदार ही आएंगे। तो अगर वो ही ना देना चाहे तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स वो ऐसे काम में क्यों जाएं जिसमें कि आपको पोटेंशियली आप फंस सकते हैं, और पैसा भी इन्वॉल्व है, लोग डोनर को पैसा दे के उससे हाँ। तो पर आज के दिन में अगर कोई कहे कि डोनर नहीं है तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, नहीं देना चाहे मैं समझता हूँ, पर डोनर नहीं है मैं बिलीव कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई बीमार आदमी तो अपने आप तो पैदल अस्पताल में चलता हुआ आएगा नहीं। और उसके बाद क्रॉस ब्लड ग्रुप्स ट्रांसप्लांट बड़े सक्सेसफुल हो गए आज के दिन में। अगर मान ली किसी का ए है, दूसरे का बी है, तो हम स्वैप भी कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट फैमिली से मिला सकते हैं, जिसका बी और ए को दे सकता है। उसके अलावा ए बी इनकम्पैटिबल कर भी कर सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। पर अगर ट्रूली कोई अगर किसी का अगर फ्रेंड देना चाहे, ट्रू फ्रेंड हो, मतलब उसके नॉट सर्वेंट, फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। अगर आप सर्वेंट से लेने लग जाएंगे, ड्राइवर से लेने पैसे दिए होंगे जाहिर, फिर वो तो एक्सप्लॉयटेशन, वो तो करना नहीं चाहिए। वो जो भी कंट्री करेगा वो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। रिलीजियस इश्यूज भी हैं और बाकी सारे इश्यूज भी हैं, मॉरल इश्यूज भी। कितने ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अब तक आप? 2500 2500 लिवर ट्रांसप्लांट। हम ही अभी डॉक्टर डार जो फैसल डार हैं पाकिस्तान में, वो 650 से ऊपर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिट है। डॉक्टर साहब पाइनियर हैं एशिया में, और ये 2500 से ऊपर जिगर की पैवंदकारियां कर चुके हैं। इज दिस अ वर्ल्ड रिकॉर्ड? आई थिंक फॉर अ सिंगल ग्रुप मे बी इट इज, आई थिंक बिकॉज सिंगल ग्रुप का इतना नहीं है, बिकॉज सेंटर्स ने किए हुए हैं। आई थिंक बर्मिंघम लास्ट ईयर
फिर 5000 ट्रांसप्लांट उन्होंने सेलिब्रेट किया। पर सिंगल ग्रुप उसमें तो ओवर द इयर्स अलग अलग सेंटर्स में, पर एक सिंगल ग्रुप के लिए आई थिंक बिग नंबर है ये। डॉक्टर गुप्ता बहुत शुक्रिया। डेली पाकिस्तान ऑनलाइन के नाजरीन आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। यू आर एन इंडियन, यू आर अ प्राउड इंडियन एंड वी आर प्राउड ऑफ यू बिकॉज वी ऑल आर एशियंस एंड आप एशिया में जिगर की पैवंदकारी लेके आए और हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, डेली पाकिस्तान ऑनलाइन। हम थे डॉक्टर सुभाष गुप्ता के साथ एंड ही इज़ द पायनियर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन इन द रीजन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिगर की पैवंदकारियाँ भी की हैं और ये इस पूरे खित्ते में जिगर की पैवंदकारी भी लेके आए थे और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी ले चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, डेली पाकिस्तान ऑनलाइन, साइनिंग ऑफ।